नमस्कार, मैं दिगंबर सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना बिहारी खबर का ये खास शो गुप्तगू। आज हमारे इस शो में उपस्थित हैं श्री कृष्ण हरि जी, जो कि प्रदेश महासचिव हैं युवा कांग्रेस बिहार के। आइए हम उनसे गुप्तगू करते हैं। सर, स्वागत है आपका बिहारी खबर के इस गुप्तगू में। बहुत बहुत धन्यवाद और बिहारी खबर के सभी दर्शकों को नववर्ष की बहुत बहुत बधाई। राहुल गांधी जी लगातार आरोप लगाते रहते हैं और उनका कहना है कि मीडिया वाले केवल सत्ता पक्ष की बात दिखा रहा है और विपक्ष की बात को नज़रअंदाज किया जा रहा है। इस गुफ्तगू के पीछे हमारी मंशा ये है कि कांग्रेस का पक्ष गंभीर सवालों पर एक युवा कांग्रेसी के मुंह से सुना जाए और जनता तक पहुंचा सके। ये आपका प्रयास बहुत ही सराहनीय है। हम या हमारे नेता राहुल गांधी जी लगातार इसी बात को कहते रहे हैं कि निष्पक्ष मीडिया ही मजबूत जनतंत्र की नींव रख सकने में सक्षम है। जी सर, जिस दौर में कद्दावर नेता कांग्रेस छोड़ आए हैं और अन्य दलों में जा रहे हैं, उस दौर में कांग्रेस से शुरुआत करने की सोच कहां से आई सर आप में? देखिए, कांग्रेस ही वो एकमात्र ऐसा दल है जिसके विचार या जिसकी सोच सबसे दूरदर्शी है और राष्ट्र के संविधान सम्मत है। जी, कांग्रेस संविधान से इतर कुछ सोचती नहीं है। संविधान में जो कहा गया है, जो लिखा गया है, जो परिकल्पना है, उसको साकार करने का प्रयास यदि इस देश में कोई दल कर रहा है वो सिर्फ कांग्रेस है। तो कांग्रेस के अलावा किसी और दल से शुरुआत करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। जी, जैसा कि तथाकथित देशद्रोहियों को कांग्रेस में प्रश्रय देने की पीछे मंशा आखिर क्या है, ये हम जानना चाहते हैं सर आपसे। एक कांग्रेस के युवा नेता के तौर पर आज हम आपसे ये सवाल कर रहे हैं सर। देखिए, इस सवाल पर मेरा एक छोटा सवाल आपसे है कि आप देशद्रोही किसे कह रहे हैं? जो जैसा कि मैंने कहा, तथाकथित देशद्रोहियों का मेरा कहने का मकसद है कन्हैया कुमार से मेरा। जैसे देखिए, कन्हैया कुमार जी के ऊपर देशद्रोही होने का आरोप भारतीय जनता पार्टी और कुछ और उस किस्म के संगठन लगा रहे हैं, लेकिन उनके पास ऐसा कोई साक्ष्य तो है नहीं कि उन्होंने देश के खिलाफ कोई काम किया हो। आप एक एफआईआर तक तो उस व्यक्ति के ऊपर दर्ज करने के बाद चार्जशीट दाखिल नहीं कर सके हैं। जी जी, कन्हैया कुमार ने कभी भी ऐसी कोई बात नहीं कही जहां उन्होंने कहा कि मैं भारत के संविधान में आस्था नहीं रखता हूं। भारत के लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उन्होंने अपनी आस्था जताते हुए पिछला चुनाव लेकिन सर, हम बीच में ये चीज़ आपसे पूछना चाहेंगे, जैसा कि हमेशा बीजेपी जो है ये सारी चीज़ें कहती है कि कन्हैया कुमार भारत माता की जय बोलिए, और भी बहुत सारी चीज़ है जिस वजह से या और भी जो लोगों हैं वो उनको टिप्पणी करते हैं कि वो देशद्रोही हैं या जो भी सारी बातें हैं। आप इस पर क्या कहना चाहिएगा? भारत माता की जय, जी, भारत माता की जय कहने से कन्हैया कुमार या मेरा मानना है किसी भी व्यक्ति को या किसी भी युवा को, मेरे को ऐसा नहीं जानकारी है कि कभी कन्हैया कुमार ने सार्वजनिक मंचों से भारत माता की जय कहा है। नहीं तो वही तो बात है ना कि क्यों नहीं कहा है। नहीं, उन्होंने सार्वजनिक मंचों से भारत माता की जय कहा है। हाँ, वो क्यों खटकते हैं भारतीय जनता पार्टी और उस सरीखे संगठनों के नज़रों में, मैं आपको बता देता हूँ। जी जरूर। उस व्यक्ति में या उस व्यक्ति के प्रश्न कुछ इस किस्म के हैं जिसका भारतीय जनता पार्टी के पास उत्तर नहीं है। जैसे कन्हैया कुमार हमेशा इस बात की बात करते हैं कि एक जाति विहीन समाज की स्थापना हो, एक धर्म आधारित समाज की स्थापना की जगह संविधान आधारित समाज जहां मजलूमों के अधिकारों की रक्षा होती हो, उस किस्म के समाज की स्थापना की वो व्यक्ति बात करता है और उससे संबंधित प्रश्न करता है। और ये प्रश्न भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को असहज करते हैं, इसलिए आप उसे या भारतीय जनता पार्टी नहीं, मैं नहीं कहता हूं सर, भारतीय जनता पार्टी या उसके अफिलिएट संगठन उन्हें देशद्रोही कहकर बच निकलने का प्रयास करते हैं। उनके पास उनके सवालों का कोई जवाब नहीं है। जी सर, एक मैं आपसे पर्सनल सवाल करना चाहूँगा कि आप किस जगह से बिलोंग करते हैं, आज हमारे दर्शकों को आप बता सकते हैं, और राजनीति में क्या दौर है और क्या कारण है कि आपने कांग्रेस को चुना? मैं बिहार के सोनपुर सारण से आता हूँ। मेरी जन्मभूमि कर्मभूमि सोनपुर सारण की धरती है और राजनीति में आने का सबसे पहली प्रेरणा जो मुझे मिली
वो मुझे मेरे पिता से मिली। मेरे पिता कांग्रेस में करीबन 4 दशकों से हैं और मेरे पूर्वज जी स्वतंत्रता सेनानी परिवार रहा है हमारे परिवार ने स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में महात्मा गांधी के साथ, राजेंद्र प्रसाद जी के साथ अपना सतत सहयोग दिया है, तो इसलिए हमने कांग्रेस को चुना और मैं सोनपुर सारण से आता हूँ। जी, तो इसी पे सर मेरा अगला सवाल है आपसे कि बिहार में कांग्रेस क्यों और बिहार में भविष्य क्या है कांग्रेस का? देखिए, कांग्रेस का भविष्य इस देश में या इस देश के किसी भी राज्य में, आपने बिहार के लिए प्रश्न किया, सबसे पहले मैं बिहार के लिए उत्तर दे दूं। बिहार में कांग्रेस का भविष्य और बिहार का भविष्य दोनों जुड़े हुए हैं। यदि बिहार में कांग्रेस का भविष्य कमज़ोर है तो मेरा मानना है बिहार का भविष्य कमज़ोर है। 1990 तक मैं लेकर के आपको जाता हूँ। 1990 तक बिहार में उद्योग धंधे थे। बिहार के लोगों का पलायन, नौकरी के लिए बाहर जाना शुरू हुआ। बिहार तब मजदूरों का सप्लायर न होने की जगह बिहार में बिहार के लोगों को उचित रोजगार के अवसर उपलब्ध हुआ करते थे। प्रगति कर रहा था बिहार। 1990 के बाद बिहार में जब कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई तो बिहार की प्रगति की जो गाड़ी थी वो बेपटरी हो गई। तो मेरा मानना है कि कांग्रेस का बिहार में भविष्य सुनिश्चित करेगा कि बिहार का भविष्य क्या होता है। और हम जैसे युवा, मेरे जैसे हज़ारों युवा लगातार इसी प्रयास में लगे हुए हैं कि कांग्रेस दोबारा सत्ता की दौड़ में आए और जन कल्याण के कार्य को आगे बढ़ाए। जी, तो आखिर क्यों हमेशा कांग्रेस पर उनके विरोधी लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि कांग्रेस मुसलमान परस्त पार्टी है? सर, इस पे आप क्या कहना चाहिएगा? देखिए, ये हमारे विरोधी नहीं, इसमें मैं उन विरोधियों को नाम दे करके उनको एक चेहरा देने का प्रयास करूंगा। हमारे विरोधी ये आरोप नहीं लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगाती है कि कांग्रेस मुसलमान परस्त है। मेरा मानना है कि कांग्रेस संविधान परस्त है। कांग्रेस संविधान परस्त होने के कारण मानव एक समान, भारतीय एक समान की परिकल्पना को साकार करने के प्रयास में है। इसमें कई लोग ये कहते हैं कि बहुसंख्यक आबादी यदि भारत की मुसलमान ना होकर हिंदू है तो इस देश का जो न्याय व्यवस्था है या इस देश की जो व्यवस्था है उसमें हिंदुओं का दबदबा होना चाहिए। जो हिंदू चाहें वो ही सही और जो ना चाहें वो गलत, ऐसा हो। कांग्रेस इस बात में विश्वास नहीं रखती है। मेरा मानना है कि कांग्रेस के लिए क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सभी के सभी कांग्रेस के लिए एक हैं। हम मुसलमान परस्त नहीं, हम संविधान परस्त हैं। संविधान सम्मत होगा हम सभी के साथ खड़े हैं। यदि संविधान सम्मत नहीं होगा हम उस व्यक्ति के साथ या उस समुदाय के साथ उस समय तत्काल हम नहीं खड़े हो सकते। बिहार में शराबबंदी पर क्या राय है सर आपकी? देखिए, शराबबंदी आदर्श समाज की ओर बढ़ने का एक प्रयास हो सकता है। शराबबंदी आदर्श समाज के ओर बढ़ने का एक प्रयास हो सकता है, लेकिन जिस शराबबंदी की परिकल्पना नीतीश कुमार जी ने की और जिस किस्म से उनकी सरकार वर्तमान में उसका क्रियान्वयन कर रही है, मेरा मानना है कि शराबबंदी के नाम पर एक अंडरग्राउंड उद्योग, जिसमें आप कह सकते हैं कि सरकारी राजस्व का तो हज़ारों करोड़ में नुकसान हो ही रहा है, नई उम्र के बच्चे शराब की तस्करी में उतर रहे हैं और अपराध फल फूल रहा है। इसलिए तो मेरा मानना है कि शराबबंदी जिस परिकल्पना से नीतीश कुमार जी ने की थी वो तो बिल्कुल फेल है। आदर्श समाज की स्थापना के लिए शराबबंदी ज़रूरी है, लेकिन मेरा मानना है उसके लिए प्रयास आप बौद्धिक स्तर पर करें। आप कानून के माध्यम से ये प्रयास यदि करने की कोशिश करेंगे तो मेरा मानना है आप सफल नहीं हो सकेंगे। ये मेरी निजी राय हो सकती है, ये मेरी पार्टी की राय नहीं है, ये मेरी निजी राय है। जी, चलिए, नीतीश जी के समाज सुधार यात्रा के बारे में आपकी क्या राय है सर? आपने समाज सुधार यात्रा कहा? जी, समाज सुधार यात्रा। नीतीश कुमार जी समाज को सुधारने निकले हैं। जी, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। नीतीश कुमार जी तकरीबन 15 सालों से बिहार के मुखिया हैं, मेरा मतलब मुख्यमंत्री हैं। 15 साल में
उन्होंने क्या किया कि 15वें साल में उनको समाज को सुधारने के लिए एक यात्रा लेकर के निकलना पड़ा। सबसे पहले तो नीतीश जी को ये आक्षेप नहीं करना चाहिए कि समाज सुधरना नहीं चाहता है, और एक वो नीतीश कुमार ही हैं जो समाज सुधारने के लिए चिंतित हैं और वो समाज सुधार यात्रा में निकले हुए हैं। अगर नीतीश कुमार समाज को सुधारने के लिए चिंतित हैं तो उन्हें इस बात का जवाब देना चाहिए कि क्या दलित बच्चियों का बलात्कार कर उनकी हत्या कर देना और उस पर पुलिस की, नीतीश कुमार जी की पुलिस की लीपापोती करना, ये सुधरे हुए समाज का द्योतक है? क्या पंचायती राज में व्याप्त भयंकर भ्रष्टाचार और लूट सुधरे हुए समाज का द्योतक है? यहाँ मैं आपको बता दूँ, ये व्यवस्था वर्तमान में जो है ये नीतीश कुमार जी के चमचे और गुर्गे चला रहे हैं। जीतन राम मांझी अभी कुछ दिनों पहले ब्राह्मणों के ऊपर विवादास्पद टिप्पणी किए थे, उस पर आपकी क्या राय है सर? देखिए, जीतन राम मांझी, अमूमन क्या होता है कि आप नेताओं के प्रति आप उनसे मतलब आप उनके से मतभिन्नता रख सकते हैं, लेकिन आपके मन में एक आदर होता है। मेरे मन में जीतन राम मांझी जी के प्रति रत्ती भर भी आदर नहीं है। मैं इस बात से शर्मिंदा हूँ कि नीतीश कुमार जी और जीतन राम मांझी जी की मिली भगत में बिहार को एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला जिसको इस बात की समझ ही नहीं है कि उस पद की गरिमा उन्हें जीवन पर्यंत बनाए रखनी है। पद पर रहते हुए तो उन्होंने छीछा लेदर करने में कुछ उठा नहीं रखा, पद पर ना रहने के बाद भी अनर्गल कुछ भी बोलते रहना। हाँ, बहुत सारी ऐसी टिप्पणियाँ आई हैं, जैसे अभी ब्राह्मणों के ऊपर में जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया था, हम अपने दर्शकों को, मुझे ये चीज़ शब्द को इस्तेमाल करते हुए इतनी शर्म आ रही है, पता नहीं वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री होते हुए एक जाति, एक धर्म विशेष पर ऐसी टिप्पणी करते हैं, ये शोभा मेरे हिसाब से भी नहीं देता है। बाकी सर आप क्या कहना चाहिएगा? जीतन राम मांझी जी की इस टिप्पणी के ऊपर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आप राजनीति में एक संवर्ग के नेता हैं। अगर आप किसी दूसरी जाति के ऊपर ऐसा आक्षेप करेंगे तो आप अपनी जाति के साथ, या जिस संवर्ग का आप नेतृत्व करने की बात करते हैं या हितैषी होने की बात करते हैं, आप उसके लिए परेशानी पैदा करेंगे। आप अगर किसी पर आक्षेप करते हैं तो कोई आप पर भी जवाब देगा। जी जी बिल्कुल देगा ना। और उसके बाद अपने बयान से, जैसे जीतन राम मांझी जी की जाति के ऊपर यदि मैं कोई टिप्पणी करूं तो मेरे ऊपर कई धाराओं पर मुकदमा दायर किया जा सकता है, क्योंकि उनकी भावना आहत होती है। क्या ब्राह्मणों की भावना नहीं है? क्या ब्राह्मणों की भावना नहीं है? नहीं है सर, हर किसी की भावना है अपनी। तो मेरा मानना है जीतन राम मांझी जी को तत्काल अनर्गल बकवास बोलना, और आप पत्रकारों को जीतन राम मांझी जी जैसे सठियाए हुए व्यक्ति से, मेरी भाषा के लिए मुझे क्षमा करेंगे, सठियाए हुए व्यक्ति से उनके विचार सुनने का प्रयास करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपके बहुमूल्य समय का इस्तेमाल आप समाज में और मुद्दों और व्यक्तियों पे करें तो ज़्यादा बेहतर हो। लगातार उठती जातिगत जनगणना की मांग बिहार में, इस पे आप क्या कहना चाहिएगा सर? देखिए, जातिगत जनगणना की मांग ये हाल के दिनों में कई दलों ने इस बात का समर्थन किया है। नीतीश कुमार जी ने भी छिपते छिपाते, लालू प्रसाद यादव जी भी पहले इस पर स्पष्ट नहीं बोल रहे थे, फिर उन्होंने भी मुखर होकर के कहा कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। मेरा मानना है जनगणना तो भारत में होती है, जातिगत जनगणना की कोई प्रासंगिकता है खास, इससे मैं निजी तौर पे कोई इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। मेरा मानना है कि समाज को बांटने का प्रयास, चूँकि जो नेता जाति की पूंछ पकड़कर ऊपर आए हैं और जन कल्याण कर सकने में विफल हुए हैं, और जवाब देने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, दशकों की राजनीति और सत्ता में के लाभ के बाद, क्योंकि उनके पास देने के लिए अपने संवर्ग, अपने समाज को जवाब नहीं है, तो जातिगत जनगणना का शिगुफा छोड़ करके अपने पाप धोने का प्रयास कर रहे हैं। अगर उनके पास जवाब देने के लिए कुछ होता, उन्होंने कुछ किया होता, तो जातिगत जनगणना की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। संविधान में सभी जातियों के कल्याण के लिए उचित व्यवस्था की गई है। जी। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपना नया चुनावी कार्ड खेलने जा रही है, जिसका नाम है मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। आपका इसमें क्या कहना है सर? बहन प्रियंका जी ने कांग्रेस की कमान जब संभाली
तो चुनाव तो आज सिर पर है हमारे। बहन प्रियंका जी ने करीबन 2 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश की कमान संभाली राष्ट्रीय महासचिव के रूप में, और उन्होंने प्रखंडवार और ज़िलेवार उत्तर प्रदेश का दौरा किया, और उन्होंने ये महसूस किया कि उत्तर प्रदेश न केवल जातिगत आधार पर बांट दिया गया है, बल्कि लिंग के आधार पर भी। एक तो जातिगत विषमताएं हैं जी, ऊपर से महिलाओं की स्थिति इतनी बुरी है, महिलाओं के ऊपर दिनों दिन अत्याचार हो रहे हैं। अगर आप नेशनल क्राइम रिपोर्ट का अगर हवाला लेते हैं आप, या फिर जो भी आधिकारिक इस पे सर्वे आता है अगर उसका हवाला लें, तो हर 16 मिनट उत्तर प्रदेश में एक महिला के साथ बलात्कार होता है। लेकिन इसके ऊपर न्याय मिलने की जो प्रक्रिया है, आप हाल के दिनों में देखेंगे, चाहे वो हाथरस कांड हो, चाहे वो आगरा में हो, चाहे हाल में वो गोरखपुर में हो, इस किस्म की घटनाएं जो लगातार बढ़ती जा रही हैं। बहन प्रियंका जी और कांग्रेस ने इस बात को महसूस किया कि महिलाओं की भागीदारी यदि राजनीति में बढ़ा दी जा सके या बढ़ाने का प्रयास किया जा सके, तो उससे महिलाओं की स्थिति सुधारने में फ़ायदा होगा। और मेरा मानना है कि आधी आबादी पूरा हक तो कांग्रेस का नारा बहुत दिनों से है। आधी आबादी पूरा हक का नारा तो कांग्रेस का बहुत दिनों से है। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, भारत के आने वाले समय में एक नई इबारत लिखेगा प्रगति की, चूँकि एक समृद्ध और सक्षम महिला न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के लिए बहुत बड़ा बल साबित होती है। तो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ उत्तर प्रदेश के चुनाव में आश्चर्यजनक रूप से परिणाम बदलने वाला साबित होगा। मैं आपसे सर अगला सवाल इसी से रिलेटेड पूछना चाहता हूं कि मैं लड़की हूं लड़ सकती हूं, इसमें क्या सच में कांग्रेस कामयाब हो पाएगा, और क्या उत्तर प्रदेश में इस बार सीट बढ़ेगी? आपकी पर्सनल इसमें व्यू क्या है सर? इसके लिए आप क्या कहना चाहिए कि क्या ये कार्ड खेलना सही हो सकता है कांग्रेस के लिए? देखिए, ये कोई कार्ड नहीं है। नहीं, जैसा कि और भी लोग, और भी विपक्षी दल है या जो भी लोग हैं, वो उन्होंने इस पे ये कहा गया है कि वो जो है एक चुनाव के लिए एक कांग्रेस की एक कार्ड है, इसलिए मैंने बोला। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जी जी, है ना। मेरा मानना है कि ये कदम जो प्रियंका जी ने और कांग्रेस नेतृत्व ने उठाया है, ये सिर्फ सीट बढ़ाने के लिए या चुनाव में लाभ के लिए नहीं है। ये समाज सुधार की दिशा में, सुदृढ़ समाज की स्थापना की दिशा में और सुदृढ़ उत्तर प्रदेश के की स्थापना की परिकल्पना को पूरा करने की दिशा में उठाया गया हाल के दिनों में सबसे सबल कदम साबित होगा। कांग्रेस के चुनाव परिणाम आश्चर्यजनक रूप से बेहतर होंगे, और आश्वस्त रहें, कांग्रेस इसे किसी कार्ड के रूप में नहीं, आने वाले दिनों में आपको ये इस नारे की छाप लड़की हूँ लड़ सकती हूँ देश भर में कांग्रेस के सभी कार्यक्रमों, संगठन में या टिकटों के बंटवारे में या टिकटों के आवंटन में आपको दिखेगा, और इसका परिणाम आश्चर्यजनक रूप से बेहतर होगा। अब मैं राजनीति से अलग हटकर आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूं। जैसा कि हमें जानकारी है कि आप बिहार के सोनपुर क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, वहां की आपकी जन्मभूमि है। सोनपुर का एक बहुत अभी कुछ महीने पहले चर्चा में था हरिहर क्षेत्र मेला, जो सोनपुर के एशिया का पशु मेला, सबसे बड़ा पशु मेला है पूरे एशिया का, जो पिछले 2 सालों से किसी न किसी कारणवश लग नहीं पा रही है, जिस वजह से सोनपुर के लोग जो बाहर से व्यवसायी सोनपुर में आते थे, उनको, जो सोनपुर के कुछ लोग जो मेले की कमाई करते थे, जो ये एक इसका व्यावसायिक रूप हो गया। दूसरा रूप है कि ये जो है एक धार्मिक आस्था है, जो जहाँ तक मुझे पता है कि सोनपुर मेला, हरिहर क्षेत्र मेला जिसे हम लोग कहते हैं, वो जो है एक हिंदी मासिक के हिसाब से जो है कार्तिक पूर्णिमा के दिन से शुरुआत होती है, जिसकी वो इस साल नहीं लगी है सर। इस साल और भी सारे जो भी कल्चरल फंक्शन होते हैं बिहार में बहुत सारे हुए हैं, केवल सोनपुर मेला ही नहीं लगा। इसमें किसकी कमी होगी सर? देखिए, चूँकि मैं सोनपुर से संबंध रखता हूँ और सोनपुर मेरी जन्मभूमि है और मेरे पूर्वजों की कर्मभूमि रही है, मैं इसकी जिम्मेदारी किसी और पर ना
देते हुए सबसे पहले तो ये जिम्मेदारी चूँकि मैं सोनपुर से संबंधित हूँ, मैं वहाँ से राजनीति में हूँ, एक युवा हूँ, मैं मेरे और मेरे जैसे अन्य युवाओं की लूँगा तथा वहाँ से आने वाले सभी जनप्रतिनिधियों की लूँगा। उनकी उदासीनता, अकर्मण्यता और साफ नियत ना होना जिम्मेदार है कि विगत 2 वर्षों से सोनपुर मेला का आयोजन नहीं किया जा सक रहा है। मैं जानता हूँ कोरोना महामारी है और विश्व में कई ऐसे आयोजन फ़िलहाल के लिए स्थगित किए गए हैं, लेकिन भारत में इस किस्म के कई आयोजनों को सरकार ने सुचारू रूप से करने की व्यवस्था की, उन्हें किया। तो सरकार की नीयत पर भी मेरा उतना ही प्रश्न और शक है कि सरकार, चूँकि सोनपुर या हरिहर क्षेत्र कहिए, उसे सोनपुर मेला ना कह करके हरिहर क्षेत्र मेला कहिए, क्योंकि इसकी अपनी एक पौराणिक आस्था है, एक अपनी पहचान है। मेरा मानना है कि बिहार के कुछ दर्शनीय स्थलों में हरिहर क्षेत्र है। सरकार की उदासीनता विगत 3 दशकों से, लालू प्रसाद यादव जी की सरकार को भी मैं इसमें कटघरे में खड़ा करूँगा, उन्होंने भी उस क्षेत्र के प्रति न्याय कभी नहीं किया, नीतीश कुमार जी ने भी नहीं किया। मेरा मानना है कि वर्तमान नेतृत्व को, प्रदेश के नेतृत्व को, नीतीश कुमार जी की सरकार की मंशा सोनपुर को लेकर और उस मेले को लेकर के साफ नहीं है, और ये हम सभी का कलेक्टिव फेलियर तो है ही कि हम उस मेले का आयोजन नहीं कर सके। लेकिन वहाँ के जनप्रतिनिधियों की भी बहुत बड़ी विफलता है कि हम उस ऐतिहासिक मेले का आयोजन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लाखों लोगों को रोज़गार, प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से रोज़गार दे सकने का काम करता है सोनपुर मेला। तो आर्थिक पक्ष में भी ये बहुत बड़ी हानि है। मेरा मानना है कि भविष्य में हम इस चीज़ पर अपने लोगों के साथ बैठेंगे और प्रयास करेंगे कि सतत संघर्ष चल सके कि सोनपुर मेला का जो पहले का स्वरूप था, वृहद स्वरूप था, उस स्वरूप में कोरोना महामारी जैसी महामारी में भी हम इस मेले का आयोजन बिना महामारी के फैलाव के कैसे कर सकें, उसका हम प्रयास कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस गुफ्तगू में हमको समय देने के लिए। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने एक कांग्रेसी को, अमूमन ये होता नहीं है कि मीडिया के साथी कांग्रेसियों से उनका पक्ष स्पष्ट सुनना चाहते हैं। अमूमन भारतीय जनता पार्टी या किसी दल के एक प्रवक्ता बैठे होते हैं और 2 मुर्गों की लड़ाई कराई जाती है, जिसमें वो निजी आक्षेप करते हैं। जवाब में हमारे प्रवक्ताओं को भी उनके स्तर पे उतरने की मजबूरी होती है। आपने बहुत समय दिया मुझे, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बिहारी खबर को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा इस प्रयास के लिए। आगे हमसे जुड़े रहें इस तरीके से, और भी व्यक्तित्व के अलग अलग व्यक्तित्व के लोगों के साथ हम गुफ्तगू करते रहेंगे। बेबाक तरीके से जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप इसी तरीके से हमसे जुड़े रहें। हमारे वीडियो को लाइक से और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।